जनरल स्वरूप ने अपनी बूढ़ी सास से पुष्कर का पता पूछा और तुरंत पुष्कर से मिलने भाग गया। वो ये जानता था कि चाहे कितनी भी बड़ी गलतफहमी या शर्मिंदगी क्यों ना हो, पुष्कर और वे हमेशा पिता और बेटे ही रहेंगे। पुष्कर को अब यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिल चुका था, इसलिए वह प्रियंका को ढूंढने बिना यहाँ से नहीं जाने वाला था। उसको कंगन की ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए वो आत्माजीत शहर और अपनी नानी के परिवार के लोगों की मदद लेकर जल्दी से जल्दी प्रियंका को ढूंढना चाहता था। तभी पुष्कर ने देखा कि जनरल स्वरूप श्रीवास्तव परिवार के कई सारे शिष्य दांत पीसते हुए गुस्से में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। उन काकनी परिवार के लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वो दोबारा यहाँ गए? इन लोगों का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इन्हें क्या लगता है, क्या हम इनसे डरते हैं? एक दूसरा शिष्य बोला, अरे डरेंगे हमारे दुश्मन, चलो देख कर आते हैं क्या मामला है। वैसे भी योगेश के कजन ने कुछ ही दिन पहले एक खतरनाक तंत्र शक्ति को हासिल किया है, वह आसानी से दुश्मनों को हरा देगा। ये सुनकर पुष्कर भी मीका को साथ लेकर फाइटिंग ट्रेनिंग के एरेना में चला गया। इस वक्त तक वहां पर कई सारे शिष्यों की भीड़ लग चुकी थी। पुष्कर ने नोटिस किया कि कई सारे घमंडी योद्धा बैठकर श्रीवास्तव के परिवार के शिष्यों को गुस्से से देख रहे हैं, और जब एक एक करके फाइटिंग एरेना में स्वरूप के चेले हारे गए तो उन लोगों का घमंड भी और बढ़ गया। तभी काकनी परिवार का लीडर हंसते हुए बोला, हाँ, क्या तुम्हारे परिवार में और कोई मर्द नहीं बचा है? एक काम करो, श्रीवास्तव परिवार के सभी मर्द मिलकर चूड़ियां पहन लो और बाजार में जाकर नाचो, और माया की दुनिया के दरवाजे की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे परिवार को दे दो, हम उसका अच्छा ख्याल रखेंगे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। किसने कहा कि जनरल स्वरूप के परिवार में कोई नहीं बचा है? फाइट एरिना में आई वो जोरदार आवाज किसी औरत की थी। वो एक बहुत ही लंबी औरत थी जिसने फाइट ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे और वो बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन लिए खड़ी हुई थी। जैसी वो औरत स्टेज पर आई, उसने तुरंत एक फाइटिंग पोज ले लिया जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, और उसकी वजह से सभी का ध्यान उस औरत पर चला गया। तभी अचानक स्वरूप के एक शिष्य ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो जानवी है। दूसरे शिष्य ने कहा, ये तो मैं पहले ही जानता था कि अगर हर कोई हार गया तो जानवी जरूर आगे जाकर चैलेंज देगी। वैसे भी वो बहुत गुस्से वाली है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो ओपोनेंट जानवी के सामने खड़ा है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पहले शिष्य ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, एक बार जानवी एरिना में उतर गई है तो फिर तुम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि जानवी ने भी पिछले ही महीने तंत्र शक्तियों में एक नया मुकाम हासिल किया है। लोग इसी तरह की बातचीत कर रहे थे। स्वरूप के शिष्य चाहते थे कि जानवी लड़ाई जीत जाए ताकि उनका दबदबा फिर से कायम हो जाए। गज्जू, जो कि जानवी का ओपोनेंट था, जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारा खानदान इतना नीचे गिर चुका है? क्या तुम्हारे खानदान में कोई मर्द नहीं बचा? तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुमने लड़के के लिए एक औरत को भेज दिया है? तुम लोग तो औरतों के पीछे छुपने लगे हो। ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। जानवी ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ लड़ने आए हो या बकवास करने? अगर तुम्हारे पास बकवास करने के लिए इतना समय है तो वापस अपने बिल में जाकर छुप जाओ और दोबारा मेरे सामने खड़े मत होना। गज्जू हंसते हुए बोला, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा, लेकिन मैं औरतों पर पहले हाथ नहीं उठाता। जानवी गुस्से से चिल्लाई और आगे बढ़कर गज्जू पर हमला करने लगी। पुष्कर ने जब जानवी को लड़ते हुए देखा तो उसने अंदाजा लगा लिया कि जानवी केवल 19-20 साल की उम्र में ही तंत्र शक्ति की दुनिया में एक बहुत ऊंचा और ऐसा मुकाम हासिल कर चुकी है जो कि बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी नामुमकिन है। मेहका ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? पुष्कर ने शांति से जवाब दिया, फिलहाल के लिए मैं कहूंगा 50-50। जानवी की तंत्र शक्तियां उसके ओपोनेंट गज्जू इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और उसका हर एक अटैक पूरे कन्विक्शन के साथ हो रहा है। तभी अचानक कहीं से योगेश पुष्कर के बगल में आ खड़ा हुआ। दरअसल योगेश की माँ और पुष्कर की माँ एक दूसरे की बहनें थी। इसके हिसाब से योगेश पुष्कर का कजन था। योगेश ने हैरान होते हुए कहा, 50-50? इम्पॉसिबल। जानवी के पास अभी भी एक स्पेशल ट्रिक है जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की है, और तो और गज्जू का काकनी परिवार इस बार हमारे साउथ के एरिया के कुछ हिस्सों को कब्जाना चाहता है, इसलिए जानवी अपने इतने सारे क्लासमेट्स के सामने किसी भी हाल में नहीं हारना चाहती। मेघा ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई ट्रेनिंग स्कूल भी है? योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल है। पुष्कर ने देखा कि मेघा के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। फिर उसने समझाया, यह जगह बहुत बड़ी है, किसी शहर जितनी बड़ी, इसलिए यहाँ पर स्कूल होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ ज्यादा किताबी ज्ञान नहीं पढ़ाते, मोस्टली फाइटिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। योगेश ने हैरान होकर पुष्कर को देखा और कहा, कमाल की बात है, तुम्हें तो यहाँ के बारे में काफी कुछ पता है। पुष्कर केवल मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। ठीक उसी वक्त जानवी और गज्जू की लड़ाई आखिरी चरण पर पहुंच गई। अब विनर का फैसला होने वाला था। जैसा कि पुष्कर का अंदाजा था, जानवी की तंत्र शक्तियां सचमुच गज्जू के मुकाबले कमजोर साबित हुई। गज्जू ने जानवी को एक कोने में धकेल दिया। बुरी बात यह थी कि गज्जू जानवी पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा था। गज्जू ने एक मंत्र पढ़ा और अपने दोनों हाथों से निकल रही काली रोशनी से सीधे जानवी की छाती पर हमला कर दिया।
ये हमला इतना ताकतवर था कि जानवी अपनी पूरी शक्तियां लाकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। स्वरूप की श्रीवास्तव फैमिली के शिष्य बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे और चिल्ला रहे थे, क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है जो तुम यहाँ आकर हमसे लड़ रहे हो? तुम बहुत ही कपटी और गिरे हुए लोग हो। तभी काकनी परिवार का लीडर हंसते हुए बोला, अब अगर तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो तो इसमें हम क्या करें? तुम लोग बस बहाने बना सकते हो। तुमने क्या सोचा इसी लड़की की खूबसूरती के आगे हमारा गज्जू हार जाएगा? ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। तुम लोग हमारे दुश्मन हो और चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना आ जाए, हम उसे मसल कर रख देंगे। इस लड़ाई के फैसले पर निर्भर था कि साउथ एरिया का कुछ हिस्सा श्रीवास्तव परिवार के पास रहने वाला है या नहीं। तभी पुष्कर चिल्लाया, जय महाकाल। अचानक पूरे फाइट एरेना में एक जोरदार आवाज गूंज गई, जिसकी वजह से सभी लोगों के शरीर कांपने लगे और उनके सर भनभनाने लगे। गज्जू के शरीर पर एक जोरदार धमाका हो, जैसे उसके सिर के ऊपर एक जोरदार हथौड़े की चोट लगी और वह अपनी जगह पर ही खड़ा का खड़ा रह गया। जानवी भी एक पल के लिए लड़खड़ा गई, लेकिन उसने तुरंत रिकवर कर लिया। मौका पाते ही जानवी अपनी पूरी ताकत से गज्जू के शरीर पर कई सारे हमले करने लगी। आखिरकार गज्जू जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर में दर्द होने लगा। पुष्कर ने नया ताकतवर स्पिरिचुअल अटैक कुछ ही समय पहले डेवलप किया था। भले ही पुष्कर की शक्तियां इस वक्त कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी यह हमला गज्जू को हराने के लिए काफी था। अगर पुष्कर की ताकत पूरी तरह से रिकवर हो जाती तो वह केवल एक बार में ही पूरे शहर को तबाह कर सकता था। काकनी परिवार का सरदार बहुत ताकतवर था। उसे पुष्कर के हमले की वजह से बस एक पल का सदमा सा लगा था, लेकिन अगले ही पल वह ठीक हो गया और उसने नोटिस किया कि गज्जू को स्टेज से बाहर फेंक दिया गया है। वह चिल्लाया, लगता है कि तुम लोग इतने गिर चुके हो कि तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं बची है। तुम इतने बेशर्म हो कि तुमने गज्जू को हराने के लिए बाहर से मदद ली है। काकनी परिवार के बाकी सदस्य भी पुष्कर को घूरते हुए चिल्लाए, अगर तुम सीधे सीधे हमसे नहीं जीत सकते तो चीटिंग करके हमसे जीतना चाहते हो? तुम्हें इस गलती के लिए माफी मांगनी होगी। पुष्कर के हमले की वजह से जानवी हारा हुआ मैच जीत गई थी, इसलिए उसके साथी भी तुरंत लड़ने के लिए कूद पड़े और बोले, बेशर्म तो तुम लोग हो, हम लोग तो केवल एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे, इसमें कैसी मदद हो गई? अगर तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती तो तुम यहाँ लड़ने क्यों आते हो? और तुम्हें चिल्लाने से किसी ने मना किया है क्या? तुम भी जोर जोर से चिल्लाओ। दोनों तरफ के लोगों के बीच में तू मैं होने लगी थी। तभी काकनी परिवार की तरफ से एक लंबा सा लड़का कूदकर एरेना में आया। वो अपनी कलाई पर एक लोहे का कड़ा पहने हुए था और वह गुस्से से बोला, लड़के, मैं जानता हूं कि तुमने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके गज्जू को बाहर फेंक दिया है। मैं सीधा तुम्हें चैलेंज करता हूं, इधर आओ। इतना सुनते ही स्वरूप के शिष्य गुस्से से चिल्लाने लगे, कुछ तो शर्म रखो गामा, अपने बराबर के योद्धा को चुनौती दो। हम जानते हैं कि तुम काला जादू सीख चुके हो और हमारा भाई पुष्कर तो बस अभी अभी तंत्र की दुनिया में आया है। गामा के चैलेंज को सुनकर योगेश भी गुस्से में आ गया और चिल्लाया, गामा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे चैलेंज करके दिखाओ। लेकिन गामा कोई बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि योगेश को चुनौती देने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। इसलिए उसने तुरंत पुष्कर की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, जल्दी आओ, अगर मर्द के बच्चे हो तो ऊपर आओ। जब तक तुम मेरे ऊपर पहले 10 हमले करोगे तब तक मैं केवल एक ही हाथ का इस्तेमाल करूंगा। मेका ने घबराते हुए पुष्कर का हाथ पकड़कर कहा, पुष्कर, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम इस वक्त घायल हो। पुष्कर का भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह प्रियंका को बचाने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा करना चाहता था। ठीक उसी वक्त दूर से गरजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरे बेटे को चैलेंज करना चाहता है? सामने आओ और मुझसे लड़ो। ये आवाज सुनते ही सभी लोग पीछे की तरफ मुड़े और उन्होंने देखा कि जनरल स्वरूप तेजी से आगे आ रहा है। एक पल के अंदर ही हवा में कूदते हुए सीधे एरेना में पहुंच गया। जब पुष्कर ने यह नजारा देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी काकनी परिवार के सरदार ने हैरान होकर पुष्कर को देखा और कहा, स्वरूप, क्या कहा तुमने? कौन है तुम्हारा बेटा? इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, यहाँ तक कि सारे दुश्मन भी बिल्कुल चुप थे। इस पूरे रेगिस्तान में जनरल स्वरूप बहुत ज्यादा फेमस था और हर कोई यही जानता था कि वह बिल्कुल अकेला रहता है, इसलिए किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा भी है। तभी काकनी परिवार का लीडर बोला, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वह लड़का जो सामने खड़ा है वह तुम्हारा बेटा है? जनरल स्वरूप ने जोर जोर से हंसते हुए पलटकर पुष्कर को देखा और एक जोरदार आवाज में कहा, हाँ, वो मेरा बेटा है पुष्कर, और वो यहाँ मुझे ढूंढने आया है। पुष्कर इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। मेघा ने पुष्कर और जनरल स्वरूप को हैरानी से देखा। जनरल स्वरूप जानता था कि यह बाप बेटे के मिलने का सही मौका नहीं था, इसलिए वह तुरंत वापस मुड़ा और गुस्से से बोला, अगर तुम लोगों के अंदर लड़ने की ज्यादा इच्छा है तो मुझसे आकर लड़ो, नहीं तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जनरल स्वरूप की ताकत के आगे काकनी परिवार का हौसला डगमगा गया। दरअसल काकनी परिवार को यह खबर मिली थी
कि जनरल स्वरूप की पुरानी बीमारी वापस लौट आई है। इसलिए वे सोच रहे थे कि वह कुछ समय तक होश में नहीं आने वाला है। लेकिन अब सारा मामला ही उल्टा पड़ गया था, क्योंकि इस वक्त जनरल स्वरूप एनर्जी से भरपूर दिख रहा था। काकनी परिवार के लीडर ने सोचा, अगर स्वरूप के बंगले के खबरी ने गलत जानकारी भी दी होती तो भी मेहता परिवार का बूढ़ा हमसे झूठ कैसे बोल सकता है। अगले ही पल उसने कहा, स्वरूप, ज्यादा घमंड में आने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु कुछ ही समय में वापस आएंगे और तब हम उन्हें साथ में लेकर आएंगे और तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाएंगे। इतना कहकर सभी दुश्मन तुरंत वहां से दुम दबा के भाग गए, क्योंकि वे जानते थे कि स्वरूप से लड़ने का मतलब था यमराज के घर दावत पर जाना। क्या बाप बेटे का ये मिलन मारपीट में तब्दील हो जाएगा? काकनी परिवार और मेहता गुरु किस चाल को अंजाम दे रहे हैं? पुष्कर की सच्चाई सबके सामने आने का क्या असर होगा, जानने के लिए सुनते। जनरल स्वरूप के आते ही काकनी परिवार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। काकनी परिवार के लोगों के लिए तो जनरल स्वरूप बीमारी की हालत में था और उसका वापस आना मुमकिन नहीं था। काकनी परिवार के लिए अब लड़ाई करना मुश्किल था। इसलिए इस लड़ाई से अभी के लिए निकलकर काकनी परिवार के सारे लोग एक अलग जगह पर जमे हुए, सबके चेहरे उतरे हुए थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे निराशा ने इनके चेहरे को अपना घर बना लिया है। वो सब के सब खामोशी से खड़े हुए थे। काकनी परिवार के मुख्य सदस्य ने कहना शुरू किया, जनरल स्वरूप के वापस आने के बाद हमारे लिए लड़ाई बहुत मुश्किल हो चुकी है। हमारे कई लोग पहले भी इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं और हम अपने परिवार के और सदस्यों की मौत नहीं देखना चाहते। इसलिए मैंने फैसला किया है कि फिलहाल के लिए हम लोग इस लड़ाई को यहीं पर रोक देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। काकनी परिवार के मुखिया की बात से परिवार के बहुत सारे लोग सहमत नजर आ रहे थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो इस लड़ाई को जारी रखना चाहते थे। ये सब काकनी परिवार के युवा थे। युवाओं के अंदर अलग ही तरह का जोश होता है। वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते। इन युवाओं को यह मंजूर नहीं था कि उनका परिवार डरपोकों की तरह भाग जाए। काकनी परिवार के गुस्साई युवा ने परिवार के मुखिया के सामने चिल्लाते हुए कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने सालों बाद उसका कौन सा बेटा वापस आया है। पहले क्या स्वरूप कम था जो अब उसके बेटे से भी लड़ना पड़ेगा? लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस लड़ाई को जारी रखना चाहिए। नहीं, तुम हमारी बात को समझ नहीं रहे हो। हम में से कोई भी लड़ाई को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन जनरल स्वरूप के आने के बाद हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। मैंने फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर लिया है। लेकिन इस बात को तुम भूल रहे हो कि कई बार बड़े हमले से पहले अपने पैर पीछे भी लेने पड़ते हैं। हम ऐसे ही सब कुछ नहीं जाने देंगे। एक बड़ा हमला होगा और उस हमले से हम अपनी शक्ति बताएंगे। काकनी परिवार के मुखिया ने कहा। अब युवाओं के पास उनकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। भले ही वो लोग परिवार के फैसले के प्रति विरोध जता सकते थे और अपनी बात रख सकते थे, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह से परिवार के मुखिया के हाथ में ही होता था। और अगर परिवार के मुखिया ने फैसला कर लिया था कि उन्हें इस लड़ाई को छोड़कर यहाँ से जाना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। उधर दूसरी तरफ जनरल स्वरूप के वापस आ जाने से पुष्कर बहुत खुश था। पुष्कर उसके सामने खड़ा हुआ था। स्वरूप को आज पहली बार पता चला था कि पुष्कर खुशी का बेटा है। उसने आगे बढ़कर पुष्कर को गले से लगा लिया। दोनों बाप बेटों की आंखों से आंसू बहने लगे। पुष्कर के अंदर आज से पहले ऐसी भावना जागृत नहीं हुई थी। उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि एक बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है। उसने अपनी अब तक की जिंदगी अनाथों की तरह जी थी। वो एक बेसहारा बनकर रहा था, लेकिन अब उसके पिता लौट आए थे और इसलिए पुष्कर को लग रहा था कि उसके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। स्वरूप ने पुष्कर से कहा, बेटे मुझे माफ कर दो। मैं इतने दिनों तक तुम्हारे पास नहीं आ पाया और इस वजह से तुमने इतने सारे कष्ट झेले हैं। तुम बाप के होते हुए भी कभी बाप का सुख नहीं भोग सके और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं। पुष्कर की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने स्वरूप से कहा, अब आप कुछ मत कहिए, मुझे आप मिल गए, मुझे सब मिल गया। पुष्कर की इस बात पर स्वरूप ने कहा, चलो घर चलते। जैसे ही पुष्कर ने घर का नाम सुना तो एक पल के लिए उसका दिल भर आया। पुष्कर की आंखों में खुशी भी थी तो दुख भी था, क्योंकि प्रियंका उसे अभी तक मिली नहीं थी और वो हमेशा परिवार से अलग ही रहा था। तब भी जब उसके पास कुछ नहीं था और तब भी जब उसने अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत बहुत कुछ हासिल कर लिया था। स्वरूप पुष्कर को लेकर एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। ये घर कम और महल ज्यादा लग रहा था। इसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो सब पुष्कर को बहुत प्यार से देख रहे थे। पुष्कर का आना उन सब के लिए एक सुखद खबर थी, जिस वजह से वो सब लोग बहुत उत्साहित हो चुके थे। पुष्कर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ हॉल में बैठा हुआ था। जनरल स्वरूप ने परिवार के नौकरों को इशारा किया कि वो पुष्कर के लिए कुछ खाने को लेकर आ जाए। नौकर जनरल स्वरूप का आदेश सुनते ही तुरंत भाग कर चले गए।
पुष्कर आज पहली बार अपने पिता के सामने और अपने परिवार के सारे सदस्यों के सामने खाने के लिए बैठा हुआ था। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। अपने पिता और परिवार से मिलने की खुशी में पुष्कर इस बात को तो भूल ही चुका था कि वो जिस काम के लिए आया था उसको तो वो बताना भूल ही गया। अचानक से पुष्कर ने अपना सिर ऊपर किया और अपने पिता जनरल स्वरूप से कहा, पापा, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ बताओ ना बेटा। जनरल स्वरूप ने कहा, पापा, क्या प्रियंका को ढूंढने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? पुष्कर ने स्वरूप से यह कहा तो एक पल के लिए स्वरूप खामोश हो गया, क्योंकि एक पिता होने के नाते वो कैसे अपने बेटे को बताता कि प्रियंका उसके कब्जे में थी। जनरल स्वरूप ने पुष्कर के मुंह से जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग अचानक से बदल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपने बेटे को क्या जवाब दे। पुष्कर अपने पिता जनरल स्वरूप की ओर गौर से देख रहा था। उसे देखकर पुष्कर को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। जनरल स्वरूप के चेहरे पर अभी भी खामोशी थी। वो पुष्कर के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इस बात से पुष्कर हैरान हो गया। उसे तो लगा था जैसे ही वो अपने पिता से मदद मांगेगा उसके पिता तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पुष्कर घुटने के बल बैठ गया और अपने पिता के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने जनरल स्वरूप से कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं सिर्फ उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। अचानक जनरल स्वरूप के चेहरे से खामोशी का पर्दा हटा और उसने बोलना शुरू किया, तुम इस देश के सबसे महान परिवारों में से एक श्रीवास्तव फैमिली के वंशज हो। सैकड़ों सालों से हमारे परिवार का इस धरती पर बड़ा नाम रहा था और तुम एक के खिलाफ आवाज उठाई। स्वरूप बिना कुछ कहे सोचता हुआ वहां से बाहर आ गया और अपने आदमियों के पास आकर बोला, तुम लोग प्रियंका को लेकर आओ। इतना कहने के साथ ही वो फिर अंदर आया और पुष्कर को शांत करते हुए बोला, मैंने अपने आदमियों को ढूंढने के लिए भेज दिया है, शायद वो जल्दी मिल जाएगी। पुष्कर ये सुनकर बहुत खुश हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब प्रियंका उसके सामने होगी। उधर दूसरी तरफ प्रियंका उदास बैठी हुई रो रही थी। उसके मन में बार बार पुष्कर की बातें घूम रही थी। प्रियंका की आंखों से निकल रहे आंसुओं में दर्द था। तभी पीछे से उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। क्या प्रियंका की मुलाकात हो पाएगी पुष्कर से? क्या पुष्कर के पिता प्रियंका को ढूंढने में पुष्कर की मदद कर पाएंगे? क्या होने वाला है इस कहानी का अंजाम? पुष्कर के पिता ने प्रियंका को लाने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया था, लेकिन प्रियंका बैठी हुई रो रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट हुई। उसने पीछे घूम कर देखा तो वहां कोई नहीं था और वो फिर से अपने आप से बातें करने लगी। पुष्कर, पता नहीं हम दोनों कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। प्रियंका अपने मन में सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हर रोज इस तरह से अपना जीवन यापन कर रही थी। अकेलेपन ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला था। एक बार फिर किसी के आने की आहट हुई और उसी समय प्रियंका ने देखा तो सामने कुछ आदमी आते हुए दिखाई दी और उन आदमियों ने प्रियंका को अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रियंका उनके पीछे पीछे बिना कुछ कहे चल रही थी। प्रियंका श्रीवास्तव परिवार के घर में पहुंच चुकी थी और आज स्वरूप अपने बेटे को इस बात की खुशी देना चाहता था। तभी वहां पर प्रियंका की मुलाकात स्वरूप से हुई और वो खुशी से कहने लगी, आज का दिन बहुत खास है। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ जिसे देखकर तुम खुशी से पागल हो जाओ।
स्वरूप की बात सुनने के बाद भी प्रियंका पर कोई गहरा असर नहीं हुआ। वो मानो सदमे में ही खड़ी थी। तभी स्वरूप ने निकुंज की तरफ इशारा करते हुए उससे बात करने को कहा तो निकुंज प्रियंका के साथ बाहर आ गया और उसकी हालत देखकर बोला, क्या हुआ प्रियंका, आज तो बहुत अच्छा दिन है और हमेशा के लिए अब तुम और पुष्कर मिल जाओगे। प्रियंका ने निकुंज की बात भी ठीक से नहीं सुनी और बस पुष्कर का नाम सुना। पुष्कर का नाम सुनते प्रियंका फिर से अपने ख्यालों में खो गई। पुष्कर ने अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ देखा है। उसने अब तक हजारों दुश्मनों का सामना किया है। वो एक दिन भी सुकून के साथ नहीं रहा। अगर मैं उससे शादी करती हूँ तो मेरी वजह से उसके हजारों दुश्मन और बढ़ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पुष्कर और मुसीबत में पड़ जाए। निकुंज इस बात को जानते थे कि कभी कभी दिल की बात निकालने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि सामने वाले की बातों को बस सुना जाए। उन्होंने बीच में कुछ नहीं बोला। वो इंतजार कर रहे थे कि प्रियंका ही उन्हें सारी बात। प्रियंका ने आगे कहना शुरू किया, ये सच है कि मैं पुष्कर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर पुष्कर से शादी करती हूँ तो उसकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। प्रियंका की बातें निकुंज की समझ से बाहर जा रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन निकुंज ने ऐसा कहा, तुम बेवजह कुछ भी सोचती हो, सब कुछ ठीक होगा। वैसे भी पुष्कर इतना शक्तिशाली है कि उसका कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा। स्वरूप ने तुम्हें शादी के लिए बुलाया है। इतना सुनते प्रियंका के एक पल को होश उड़ गए। वो घबराते हुए बोली, शादी किससे? प्रियंका की बात पर निकुंज को हंसी आ रही थी। वो बोला, पुष्कर से। जैसे निकुंज के मुंह से प्रियंका ने ये शब्द सुना तो एक पल के लिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। प्रियंका को इस तरह से सोच में डूबा हुआ देखकर निकुंज ने पूछा, क्या हुआ प्रियंका, तुम खुश नहीं हो? मुझे पुष्कर के साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। हम लोगों ने कितना समय साथ में गुजारा। उसके साथ रहकर मैं कितनी खुश रहती थी। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। प्रियंका ने निकुंज से कहा, प्रियंका, ये सब कुछ नियति होती है, सब कुछ भगवान के हाथों में। पुष्कर और तुम्हारा साथ लिखा था, इसलिए कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता है। यहां तक कि तुम दोनों खुद भी चाहकर एक दूसरे से अलग नहीं रह पाओगे। इसलिए सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दो। उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, तो तुम दोनों के लिए भी उन्होंने कुछ अच्छा ही तय किया होगा। निकुंज ने प्रियंका को समझाते हुए कहा तो प्रियंका ने जल्दबाजी में निकुंज से कहा, चलो मुझे अंदर चलना है, जनरल स्वरूप को धन्यवाद देना है। श्रीवास्तव परिवार यहाँ का सबसे जाना पहचाना परिवार है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों में उनके भी पुराने परिवार में झगड़े चल रहे हैं। काकनी परिवार भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर ही रहा होगा, लेकिन ये अच्छा हुआ कि तुम और पुष्कर अब मिल जाओगे। निकुंज ने प्रियंका को श्रीवास्तव परिवार के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन प्रियंका को श्रीवास्तव परिवार के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस पुष्कर के बारे में ही सोच रही थी। घर में वापस आने के बाद निकुंज प्रियंका को लेकर एक बड़े से कमरे में चला जाता है। इस कमरे में उन दोनों की जरूरत का सारा सामान मौजूद था। शाम हो चुकी थी और बस कुछ ही घंटों में पुष्कर के पिता स्वरूप और प्रियंका डिनर पर मिलने वाले थे। आज यहाँ पुष्कर की नानी भी मौजूद थी और सभी लोग मिलजुल कर खाना खाने वाले थे। प्रियंका से ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। वो इधर उधर भटक रही थी। वो बस इस इंतजार में थी कि कब रात हो और वो डिनर टेबल पर जनरल स्वरूप से मदद मांगे। बार बार उसकी नजर घड़ी की ओर जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जिस दिन आपको समय का इंतजार हो उस दिन समय बहुत धीरे धीरे चलने लगता है। रात हुई और प्रियंका श्रीवास्तव परिवार के बाकी लोगों के साथ हॉल में बनी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उस टेबल के चारों तरफ दर्जनों कुर्सियां रखी हुई थी। श्रीवास्तव परिवार के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे आ रहे थे। तभी प्रियंका ने देखा कि स्वरूप भी वहां बीच में आकर बैठ गया है। निकुंज और प्रियंका ने उठकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया। बताइए, क्या बात हुई तुम दोनों के बीच में? प्रियंका, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? जनरल स्वरूप ने प्रियंका की ओर देखते हुए कहा, लेकिन प्रियंका की नजर चारों तरफ पुष्कर को ही ढूंढ रही थी। उसने थोड़ा सहमत होते हुए कहा, मैंने सुना है कि पुष्कर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आया है। स्वरूप ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, वो भी ना जाने तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। जब मैं सोचता हूँ तो समझ आता है ये सब संयोग है और तुम दोनों के मिलने की शिद्दत है। स्वरूप ने प्रियंका के सामने उसके और पुष्कर की तारीफों के पुल बांध दिए थे। सभी लोगों के चेहरे पर खुशी थी। पुष्कर की नानी बोली, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ना जाने कब से इस घर में कोई शादी या जश्न का माहौल नहीं देखा। अब जाके कोई दिन आया है जब इस घर में भी खुशियां मनेंगी। पुष्कर की नानी की बात से प्रियंका ने शर्म से सर नीचे कर लिया, लेकिन निकुंज की नजर अभी भी प्रियंका पर ही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन वास्तव में पुष्कर के कई लोग दुश्मन बन जाएंगे। इधर स्वरूप भी मन में सोचने लगे, चलो अब मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। माया दरवाजे की रक्षा करने के लिए
पुष्कर को जिम्मेदारी सौंप दूंगा और प्रियंका की शादी भी पुष्कर से करवा के सुकून से रहूंगा। तभी अचानक प्रियंका की नजर पीछे दीवार के पास एक दरवाजे पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि पुष्कर उसकी तरफ आ रहा था। जैसी दोनों की नजरें मिली, पुष्कर का भी हाल ठीक वैसा ही हो गया जैसा प्रियंका का था। प्रियंका, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे बिना कितना परेशान हुआ, जगह जगह भटकता रहा। पुष्कर को तो जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे उछलना चाहिए, खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। पुष्कर और प्रियंका एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों में से ये एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो। पुष्कर और प्रियंका एक दूसरे की ओर आगे बढ़े। प्रियंका ने आगे बढ़कर पुष्कर को गले से लगा लिया। ये देखते ही पुष्कर की नानी ने आंखें बंद कर दी, जबकि पुष्कर और प्रियंका ने एक दूसरे को इस तरह से अपनी बाहों में ले लिया था जैसे वे कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। जनरल स्वरूप के चेहरे पर आश्चर्य की रेखा उभर आई थी। सभी परिवार के लोग चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी जनरल स्वरूप का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और इतना कहने के साथ ही स्वरूप ने खाने की प्लेट साइड में कर दी। क्या रंग लाएगी पुष्कर और प्रियंका की ये मोहब्बत? क्या होगा बाप और बेटे के बीच में विवाद? क्या ये दोनों किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं? क्या मोड़ लेने वाली है ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए। पुष्कर और प्रियंका ऐसे मिल रहे थे जैसे सदियों बाद इन्हें एक दूसरे से मिलने का ही इंतजार हो। इन दोनों को इस तरह से गले लगता देखकर स्वरूप इस बात को तो समझ गया था कि इन दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत सही रहेगी, लेकिन उन्हें इन दोनों का इस तरह से सबके सामने एक दूसरे से चिपकना उसे रास नहीं आ रहा था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दोनों ने जैसे जनरल स्वरूप की बात सुनी, वे दोनों अलग हो गए। पुष्कर अपने पापा की ओर घूमा और बोला, पापा, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आज इस घर में एक साथ इतनी सारी खुशी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि। पुष्कर अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही स्वरूप ने कहा, इस तरह से सभी घरवालों के सामने गले मिलना तुम दोनों को शोभा नहीं देता। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारी नानी भी यहाँ है, जनरल स्वरूप ने कहा। प्रियंका और पुष्कर को इस बात का एहसास हुआ तो दोनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। दोनों आगे बढ़े और उन्होंने जनरल स्वरूप के पैर छू लिए। पूरे घर में हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आज पुष्कर को उसकी प्रेमिका मिल गई थी। इस बात का जश्न जैसे श्रीवास्तव परिवार खुशी से मना रहा था। हालांकि निकुंज और स्वरूप के लिए यह अचानक हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों पुष्कर और प्रियंका को देखकर खुश थे। तभी स्वरूप आगे बढ़ते हुए अपने हाथ की लकीरों को देखने लगे और उस पर पुष्कर का जादुई ब्रेसलेट निकाल कर रखा और कुछ मन में मंत्र पढ़ने लगे। इसी विधि से पुष्कर की ठंड वाली बीमारी भी ठीक हो चुकी थी। सभी लोग अपने हिसाब से पुष्कर और प्रियंका को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। पुष्कर की नानी कमरे के अंदर जाती हैं और वहां से एक लाल लिफाफा लेकर आती हैं। वो ये लिफाफा प्रियंका के हाथों में दे देती हैं और कहती हैं, तुम आज पहली बार इस परिवार में आई हो, इसलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लिफाफे में ऐसा क्या है, तो प्रियंका ने अपने अंदाज से पूछा, क्या ये हमारे हनीमून की टिकट है? उसकी बात सुनकर तमाम लोग हंसने लगते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया था। प्रियंका के मासूम चेहरे ने जैसे पूरे परिवार को अपना लिया था और परिवार के लोग भी एक ही नजर में उसे पसंद करने लगे थे। आइए पहले खाना खत्म करते हैं, जनरल स्वरूप ने प्रियंका के नाना जी निकुंज से कहा। निकुंज के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई थी। वो लोग पुष्कर को ढूंढने की बात लेकर जिस आदमी के पास आए थे, पुष्कर तो उन्हीं का बेटा निकला। खाना खाते हुए अचानक से प्रियंका के नाना निकुंज ने जनरल स्वरूप से कहा, आपकी सेहत अगर ठीक नहीं होती तो श्रीवास्तव परिवार पर दिक्कतें आ जाती। इन दिनों मुझे भी ऐसे कई संकेत मिले जो आज से पहले कभी नहीं मिले थे। हाँ ये सच है, लेकिन वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे ये सब जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो देनी ही पड़ती। अब तो मेरा बेटा ही सब कुछ संभालेगा। आने वाले दिनों में काकनी परिवार भी इतनी आसानी से शांत बैठने वालों में से नहीं है। और माया दरवाजा, पुष्कर के पिता के चेहरे का भाव बिल्कुल बदल चुका था। निकुंज ने जनरल स्वरूप से कहा, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। जो कोई भी माया दरवाजे को जानता है वो इस बात को जानता है कि इस दुनिया पर उसका क्या असर होगा। सबसे बड़ा सवाल अब हमारे पास ये है कि माया दरवाजे की रक्षा कौन करे। काकनी परिवार भी इस दरवाजे की रक्षा करने के लिए रेगिस्तान की कुछ जमीन पर अपना कब्जा करना चाहता है। जनरल स्वरूप ने कहा, काकनी परिवार ने उस दरवाजे की रक्षा की तो वो अपने साथियों को माया दरवाजे में भेज देगा और उन्हें उस दरवाजे की जादुई शक्तियां मिल गईं तो सब खत्म हो जाएगा। वे लोग इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उसके बाद काकनी परिवार को रोकने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, निकुंज ने कहा। निकुंज भी काकनी परिवार के इरादे से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो जानता था कि अगर काकनी परिवार अपने काम में सफल हो जाता है तो इस दुनिया में उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं रह जाएगी।
जाहिर तौर पर अगर काकनी परिवार को कोई रोक सकता था तो वो जनरल स्वरूप ही थे। जनरल स्वरूप के वापस आने के बाद काकनी परिवार डरा हुआ था और उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को भी रोक दिया था। लेकिन इन दिनों जनरल स्वरूप की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। ये इस रेगिस्तान की धरती के लिए त्रासदी की खबर थी कि उनका सबसे बड़ा योद्धा और शक्ति का स्रोत जनरल स्वरूप ही बीमार रहने लगे थे। खाना खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। प्रियंका और पुष्कर देर रात तक घर की छत पर एक दूसरे से बात करते रहे। वे आसमान के तारे को निहारते रहे, चांद की तरफ देखकर बातें करने लगे। पुष्कर प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक ही दिन में इतनी सारी खुशियां मेरी झोली में आ गई। पापा भी मिले और तुम भी। सच में प्रियंका, समय के साथ सब सही हो जाता है। पुष्कर की बात पर प्रियंका ने कहा, आज की रात कितनी सुंदर है, चांद देखो कितना सुंदर दिखा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों की सैर कर रही हूँ। प्रियंका की बातों में ही उसके प्यार का असर दिख रहा था। दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि वे साथ में आसमान पर पहुंच चुके थे। अगली सुबह का सूरज उग चुका था। पुष्कर सीधे प्रियंका के पास पहुंच गया और प्रियंका से कहा, चलो हम लोग इस शहर में थोड़ा घूम के आते हैं। प्रियंका ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। परिवार के लोगों को बिना बताए ही दोनों हाथ में हाथ डालकर घर के बाहर निकल गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के बीच में खामोशी छाई हुई थी और खामोशी ही एक दूसरे से बात कर रही थी। चुप्पी को तोड़ते हुए पुष्कर ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुम्हारे बिना मैं आधा हो चुका था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा घर ही मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैंने ना जाने अपनी लाइफ का कितना समय लड़ाई में ही बिता दिया। प्रियंका ने जब पुष्कर के मुंह से यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने पुष्कर से कहा, पुष्कर, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और सच तो यह है कि हम दोनों ही दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन कई बार हमें अपने प्यार की सलामती के लिए प्यार को कुर्बान करना पड़ता है। तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो इस दुनिया में तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे और मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमें अलग होना पड़ेगा। इतना कहने के साथ ही प्रियंका ने पुष्कर का हाथ छोड़ दिया तो पुष्कर ने तुरंत आगे बढ़कर प्रियंका की बाह पकड़ ली और कहा, प्रियंका, तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, मेरी ताकत हो। तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। पुष्कर ने आगे बढ़कर प्रियंका को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों के आंसू एक दूसरे से मिल गए। प्रियंका ने पुष्कर से कहा, मुझे माफ कर दो पुष्कर, लेकिन चलो जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों एक बार फिर से आगे बढ़ गए। कहते हैं ना, जब आपकी चाहत का साथ आपके साथ हो और उसका हाथ आपके हाथ में हो तो समय और दूरी का पता नहीं चलता है। ये लोग आगे बढ़े जा रहे थे। आत्मा जीत शहर के लोग दोनों को देख रहे थे। चलते चलते ये लोग शहर के बाहर निकल आए। तभी अचानक से कुछ लोग पुष्कर और प्रियंका को घूर रहे थे। पुष्कर ने कई सारी जीप की आवाज सुनी और वो चौंक गया। देखते ही देखते दर्जनों जीप ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पुष्कर की हालत खराब हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन हैं। पुष्कर ने देखा कि जिन लोगों ने उसे घेरा है उन सबके हाथों में हथियार थे। पुष्कर लड़ भी नहीं सकता था। उसके साथ ही प्रियंका भी थी। उसे प्रियंका की चिंता हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? आगे बढ़कर उन लोगों ने पुष्कर और प्रियंका को पकड़ लिया और उन्हें जीप में बैठाने लगे। पुष्कर उनसे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अगर यहाँ पर प्रियंका नहीं होती तो वो इन लोगों को अच्छा जवाब दे सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रियंका के होने के कारण वो चुप था। उसके सामने जीप में आकर एक बड़ा सा आदमी बैठ गया। गामा नाम के इस आदमी ने पुष्कर से कहा, काकनी परिवार से दुश्मन मोल लेने का क्या अंजाम होता है ये तुम लोगों को अभी मालूम पड़ जाएगा। हम लोगों की शक्तियों से तुम अभी परिचित नहीं हो। अब देखता हूँ कि तेरा बाप कैसे तुझे बचाता है। अगर उसने भी बीच में आने की कोशिश की तो आज वो भी जिंदा नहीं बचेगा। अपने पिता के लिए इस तरह की भाषा सुनकर पुष्कर गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, गामा, अगर तुमने अब एक बार भी मेरे पापा का नाम लिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा जिसके बारे में सोचकर भी तुम्हारे परिवार के लोग कांप जाएंगे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बोलो मत, तुम इस समय हमारे कब्जे में हो और अगर तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। गामा ने कहा, एक बार बस प्रियंका को यहां से जाने दो, उसके बाद मैं तुम सभी लोगों को बता दूंगा कि मैं कौन हूं। बोलो मत, मेरा बाप कौन है? पुष्कर ने कहा, तुम्हारा बाप कौन है तुझे नहीं पता है क्या? वो एक नंबर का डरपोक है जिसकी हिम्मत नहीं है काकनी परिवार के सामने आने की। अगर उसने हमारे सामने आने की कोशिश नहीं की तो हम उसके इतने टुकड़े करेंगे कि उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी तुम्हें उसकी लाश को समेटना पड़ेगा। गामा ने कहा,
कामा, तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, पुष्कर ने कहा। काकनी परिवार के लोग पुष्कर और प्रियंका को लेकर एक बड़े से खंडहर में चले गए, जहां पर सैकड़ों की संख्या में गार्ड्स मौजूद थे। उन दोनों को एक बड़ी सी रस्सी की मदद से एक खंबे से बांध दिया गया। कामा ने आगे बढ़कर पुष्कर का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो उसका एक ही तरीका है, तुम्हें हमारी एक मांग माननी होगी। कैसी मांग? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, पुष्कर ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद गामा जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मांग तो तुम्हें माननी होगी बच्चे, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो समझ लेना तुम प्रियंका से हाथ धो बैठोगे। कौन सी मांग थी कामा की? क्या पुष्कर प्रियंका को बचा पाएगा? क्या पुष्कर के पिता जनरल स्वरूप अपने बेटे और प्रियंका को बचाने के लिए आएंगे? जानने के लिए सुनते। पुष्कर और प्रियंका काकनी परिवार के कब्जे में थे। गामा ने पुष्कर से कहा कि अगर वो उसकी एक बात मान ले तो फिर वो उन्हें जाने देंगे, लेकिन पुष्कर उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। गामा ने कहा, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम अपनी होने वाली पत्नी की चिंता तो करो। तुम्हारी जिद की वजह से बेवजह लड़की मारी जाएगी। प्रियंका का नाम भी अगर तुमने अपने मुंह से लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, पुष्कर ने कहा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, सुन लो मेरी बात। अगर तुम्हारे बाप ने रेगिस्तान की वो जमीन हमारे हाथ में नहीं दी जहां से हम माया दरवाजे को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं प्रियंका को फांसी पर लटका दूंगा, गामा ने कहा। अब उसका लहजा बदल चुका था, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। काकनी परिवार के लोग इस बात को जानते थे कि अगर उन्हें रेगिस्तान में और उसके बाद इस दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना है तो सबसे पहले माया दरवाजे पर कब्जा करना होगा। लेकिन इसमें उनकी सबसे बड़ी रुकावट थी श्रीवास्तव परिवार और उस परिवार का मुखिया जनरल स्वरूप। मुझे पता है कि तुम लोग माया दरवाजे पर कंट्रोल करना क्यों चाहते हो। मैं जानता हूं कि अगर माया दरवाजे पर तुम्हारा कंट्रोल हो गया तो तुम लोग तबाही ला दोगे। उसके बाद तुम पाप की ऐसी दुनिया बना दोगे जहां पर सिर्फ तुम्हारा ही राज चलेगा। लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो पाएगा, पुष्कर ने कहा। पुष्कर माया दरवाजे की जादुई शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जानता था और उसे यह भी पता था कि ये लोग माया दरवाजे पर अपना कब्जा क्यों चाहते हैं और वहां पर कब्जा करने के बाद ये लोग इस दुनिया के साथ क्या करने जा रहे हैं। अगर तुम्हारे जीते जी हम सफल नहीं हो सकते तो तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हम लेकर रहेंगे, और अगर किसी ने भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, कामा ने चिल्लाते हुए कहा। इस बात को सुनते ही पुष्कर ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके शरीर से अब नाग नहीं निकल रहे थे। मगर अचानक पुष्कर का शरीर बड़ा होने लगता है, उसकी आंखों से जैसे ज्वाला निकलने लगती है। पुष्कर जोर लगाता है और जिस रस्सी से उसे बांधा गया था उसे तोड़ देता है। गामा कुछ करता है इससे पहले पुष्कर ने उसे गले से पकड़ लिया और उसे ऊपर हवा में उठा लिया। तुम मुझे मारोगे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पुष्कर ने कहा, और उसके बाद उसने गामा को उठाकर दूर फेंक दिया। गामा दर्द के मारे करहाने लगा। उसने अपने साथियों से कहा, पकड़ो उसे, लेकिन पुष्कर किसी के हाथ नहीं आ रहा था। वो एक एक आदमी को उठाकर जमीन पर पटकने लगा। काकनी परिवार के कई सदस्यों को उसने बुरी तरह से घायल कर दिया, कई गार्ड्स को उसने बेहोश कर दिया था। जब गामा को लगा कि इस तरह से पुष्कर उन लोगों के हाथ में नहीं आएगा तो उसने अपने पास पड़ी एक बंदूक उठाई और उसे प्रियंका के सिर पर लगा दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ पुष्कर, नहीं तो मैं भी गोली चला दूंगा। प्रियंका के माथे पर बंदूक को तना देखकर पुष्कर रुक गया। एक बार फिर से पुष्कर को लोगों ने बांध दिया। गामा ने अपने साथियों से कहा, जाकर ये खबर इसके बाप को दे दो कि उसका बेटा मेरे कब्जे में है, और कल रेगिस्तान के बीचों बीच अगर सबके सामने वो हमें जमीन दे दे जहां से हम माया दरवाजे को अपने कब्जे में कर सकते हैं और अपने बेटे और होने वाली बहू को ले जाए। काकनी परिवार का संदेश जैसे ही पुष्कर के पिता जनरल स्वरूप के पास पहुंचा, वो गुस्से से भर गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, काकनी परिवार की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे बेटे को कैद कर लिया। वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनका वो अंजाम करूंगा कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। तभी परिवार का एक बुजुर्ग आदमी जो रिश्ते में जनरल स्वरूप के चाचा लगते थे, वो सामने आए और उन्होंने जनरल स्वरूप से कहा, ये समय गुस्सा करने का नहीं है, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो, हमें सबसे पहले पुष्कर और प्रियंका को बचाना है। लेकिन चाचा जी, उन्हें अगर मैंने वो जमीन दे दी और उसके बाद उन लोगों ने माया दरवाजे पर कब्जा कर लिया तो आप भी जानते हैं कि उसके बाद क्या होगा। वो इस रेगिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लहूलुहान कर देंगे, जनरल स्वरूप ने कहा। तो मैंने कब कहा कि उनकी शर्त मान लो, बुजुर्ग आदमी ने जनरल स्वरूप से कहा। उनकी बात सुनने के बाद जनरल स्वरूप मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं आपकी बात को समझ गया। उसके बाद उसने अपने सबसे भरोसे के आदमी से कहा, काकनी परिवार तक खबर पहुंचा दो कि हमें उनकी शर्त मंजूर है। उसके बाद उन्होंने अपने सभी परिवार के लोगों को जमा किया और कहा,
कल का दिन हमारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे रेगिस्तान के लिए एक निर्णायक दिन होगा। कल हम या तो काकनी परिवार का अस्तित्व ही इस धरती से मिटा देंगे या फिर हम खुद मिट जाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी सेना को कल के लिए तैयार रहने को कहा। इधर खंडहर के बीच में जब ये बात गामा तक पहुंची तो उसने अपने परिवार के सभी लोगों से कहा, जनरल स्वरूप हमारी बात मान गया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब इस दुनिया पर हमारा कब्जा होगा। काकनी परिवार के सदस्यों ने जब ये सुना तो वो जश्न मनाने लगे, लेकिन वहां पर कोई था जिसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एक बुजुर्ग था। उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों से कहा, तुम लोग अभी से उत्साहित मत हो जाओ। जनरल स्वरूप को तुम लोग अभी उतना नहीं जानते हो जितना मैं जानता हूं। वो इतनी जल्दी बदलने वाला इंसान नहीं है। हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो, इसलिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके ही चलना। अपनी सेना को भी तैयार रहने को कहो। काकनी परिवार के लोग भी उस बुजुर्ग आदमी की बात से सहमत नजर आ रहे थे। काकनी परिवार ने भी कल के लिए तैयारी शुरू कर दी। रात गहरी हो चुकी थी और अब सबको कल सूरज निकलने का इंतजार था। कल सूरज के निकलते इस बात का फैसला हो जाना था कि माया दरवाजे का कंट्रोल श्रीवास्तव परिवार के पास रहेगा या फिर काकनी परिवार के पास। रात के समय अचानक से पुष्कर को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर से कुछ निकल रहा है। उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि दो नाग उसके कंधे पर आकर बैठ गए। तभी काले नाग ने फुफकार मारी और पुष्कर से कहना शुरू किया, पुष्कर, अब समय आ गया है कि जिस काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसे पूरा करो। मैं समझ नहीं पाया। पुष्कर के मुंह से निकला, पुष्कर, हर किसी का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है। सबकी नियति महादेव पहले से तय कर देते हैं। तुम्हारा जन्म ही माया दरवाजे की रक्षा के लिए हुआ है और तुम्हारी यही नियति है कि तुम माया दरवाजे की रक्षा करो। तुम इस काम से पीछे नहीं हट सकते हो। नीले रंग के नाग ने कहा। पुष्कर इन दोनों नागों की शक्तियों को अच्छी तरह से जानता था। ये स्वयं महादेव का आशीर्वाद थे जो पुष्कर के कंधे पर आकर बैठते थे। पुष्कर ने कहा, आप दोनों मेरा एक अटूट हिस्सा हो चुके हो और आपने अब तक मेरा साथ दिया है, तो एक वादा मैं भी आज आप लोगों से करना चाहता हूँ। चाहे मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं माया दरवाजे को दुष्ट काकनी परिवार के हाथों में नहीं जाने दूंगा। कल हमारी पूरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी और आज की रात हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा देंगे। प्रियंका को उनके कब्जे में ही रहने दो। तुम जाकर युद्ध की तैयारी करो। काले रंग के नाग ने यह कहा तो पुष्कर दुविधा में पड़ते हुए बोला, लेकिन मैं प्रियंका को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? तभी दोनों नागों ने एक साथ कहा, सब कुछ पहले से तय है। यही तुम्हारी नियति है। तुम्हें युद्ध की तैयारी करनी ही होगी। इतना कहने के साथ ही पुष्कर ने उन दोनों नागों की बात मानी और उसके बाद दोनों नाग उसे उड़ाते हुए स्वरूप के घर की छत पर ले गए। पुष्कर के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो काकनी परिवार के हाथों में माया दरवाजे को नहीं जाने देगा। और कुछ ही देर में उसका शरीर हल्का हुआ और वो वहां से गायब हो गया। पुष्कर ने स्वरूप को प्रियंका को बंदी बनाने के बारे में बता दिया और काकनी परिवार की शर्त के बारे में भी बता दिया था। माया दरवाजे की सुरक्षा मैं इनके हाथ में नहीं दे सकता। मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। इतना बोलते हुए स्वरूप गुस्से में वहां से निकला और लड़ाई की तैयारी में जुट गया और पुष्कर भी अकेले अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ध्यान करने लगा। अगले दिन रेगिस्तान में श्रीवास्तव और काकनी परिवार के लोग आमने सामने जमा हो गए। दोनों की तरफ से तैयारी पूरी थी और दोनों परिवार के बीच के इस युद्ध को देखने के लिए लोग जमा हो चुके थे। जनरल स्वरूप और पुष्कर ने देखा प्रियंका को काकनी परिवार ने एक जीप में रखा है। स्वरूप ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम लोगों की शर्त मंजूर है। मैं वो जमीन देने के लिए तैयार हूं। पुष्कर ने जैसे ये सुना वो हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पापा काकनी परिवार की बात मान रहे हैं, क्योंकि कल रात तो वो गुस्से में इसके लिए मना कर चुके थे। लेकिन पुष्कर इस समय इस बात से अनजान था कि ये सब उसके पापा की चाल है और वो किसी भी हाल में लोगों के हाथों में माया दरवाजा नहीं देंगे। पुष्कर ने स्वरूप से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रियंका को मैं बचा लूंगा। आप इनकी शर्त मत मानो। जनरल स्वरूप ने इशारे से पुष्कर को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन पुष्कर नहीं माना। उसने अपनी जादुई शक्तियों को जगाया और काकनी परिवार के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। पुष्कर ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया था। हमला तेज हो चुका था। काकनी परिवार और श्रीवास्तव परिवार के लोग एक दूसरे से टकराने लगे। जनरल स्वरूप को अपने बेटे और प्रियंका की चिंता थी। वो सीधे जाकर काकनी परिवार के लोगों से भिड़ गए। दोनों तरफ से इस हमले को देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो भी पीछे हटने लगे। हर आदमी को अपनी जान की चिंता थी।
पुष्कर के दोनों नाग आकर उसके कंधे पर बैठ गए और वो भी दुश्मनों के ऊपर अपने जहर का प्रयोग करने लगे। लेकिन तभी अचानक से काकनी परिवार के मुखिया, जिसे काली शक्तियों में महारत हासिल थी, उसने कहा, आज मैं इन लोगों के ऊपर अपनी काली शक्ति का ऐसा प्रयोग करूंगा कि इनकी जान इनके शरीर को छोड़ने के लिए तड़प जाएगी। आज ये लोग मेरे हाथ से बच नहीं पाएंगे। क्या होने वाला है इस लड़ाई का अंजाम? क्या काकनी परिवार को श्रीवास्तव परिवार हरा पाएगा? किसका होगा माया दरवाजे पर अधिकार? काकनी परिवार का मुखिया किस तरह की काली शक्ति का प्रयोग करने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए। क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग का